अपन पढ़ रहे थे लुईस अमल और लुईस क्षार, उसके बारे में। पिछली जो दोनों अवधारणा आपने कंप्लीट कर ली थी उसमें आपकी आरएनएस अवधारणा थी और ब्रोस्ट एंड लोरी अवधारणा थी। आज अपनी है लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा किससे संबंधित है? ये अम्ल और क्षार से संबंधित, अम्ल और क्षार से संबंधित लुईस अवधारणा है। ये हमें क्या कहती है, इसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा जो लुईस अमल के द्वारा 1923 में जो परिभाषा दी गई थी उनके बारे में, कि इसकी क्या परिभाषा दी इसने, तो इसने कहा कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। इसके अनुसार क्या है कि वो पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, दान करने वाले सभी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो क्या लिखोगे सबसे पहले कि वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। लुईस क्षार कहलाते हैं। जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेंगे। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। दूसरा इसने कहा कि वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार कहलाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इसमें लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पर जैसे आपका है NH3 बंद बनाने के पास इसके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा रहता है। इलेक्ट्रॉन युग्म में बचा रहता है, मतलब कि जो भी आपका कोई कंपाउंड्स वगैरह होगा, पदार्थ होगा, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, अपना अष्टक पूरा करने के बाद उसके पास किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में बचा रहता है, तो उसको वो क्या कर सकता है? दान करता है। तो वो सभी क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो NH3 के पास इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? लुईस क्षार कहलाएगा। इसी प्रकार से आपका है RNH3 R2NH2 R3NH H2O। यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इसके पास क्या बचा रहता है? आपका इलेक्ट्रॉन युग्म बचा रहता है। तो ये H2O है, ये भी किस प्रकृति का होता है? यहाँ पर क्षार प्रकृति का होता है। ठीक है। दूसरा आपका जैसे ROH है, ROH ये भी किस प्रकृति का? आपका लुईस क्षार प्रकृति का इलेक्ट्रॉन युग्म है दान करने के लिए। और ले सकते हैं ROR, R का मतलब यहाँ एल्केन श्रेणी है। R का मतलब क्या है? यहाँ पर एल्केन श्रेणी है। इस प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सभी आपके क्या हैं? लुईस क्षार हैं। लुईस क्षार हैं, सभी क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। अर्थात जिसके पास देखो इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए, देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है, तो वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। करेक्ट। दूसरा आपका है लुईस अम्ल। दूसरे कौन से हैं? लुईस अम्ल। कि लुईस अम्ल कौन से हैं? तो लुईस अम्ल वो हो जाएंगे जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो दान कर रहे हैं वो ग्रहण करें, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करें, अर्थात यूं कहें जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे आपका
BF3 है। तो BF3 बंद बनाने के बाद भी इसकी दो संयोजकता पूर्ण नहीं है, दो संयोजकता इसके पास खाली रह जाती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? लुईस अम्ल कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकता है, जैसे BCl3 है, BF3 है, ये सभी किस प्रकार के हैं? AlCl3 है, AlCl3 है, Mg+2 का है, Na+ का है, Mg+2 Na+, अर्थात जो भी आपके इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करने वाले आपके क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल कहलाएंगे। तो क्या परिभाषा हो गई? दोबारा देख लीजिए एक बार कि वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है दान करने के लिए, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। और दूसरे जो लुईस अम्ल मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करें, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करें, वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके लुईस अम्ल कहलाते। जैसे आपको दे दिया कि NH3 व BF3 की प्रकृति बताइए, कि NH3 और BF3 की आपको प्रकृति बतानी है कि ये किस प्रकार के हैं, ये लुईस अम्ल का है या लुईस क्षार का है, तो इसको किस प्रकार से बताएं? तो सबसे पहले जैसे आपका NH3 है, NH3 की यदि मैं संरचना बनाऊं तो NH3 की संरचना क्या बनती है कि इसमें आपके 3 हाइड्रोजन है, जो 3 बंध बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन, 2 और ये 3 हाइड्रोजन। इसके पास बंध बनाने के बाद कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है? एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। ठीक उसी प्रकार दूसरा आपका मैंने क्या कहा? BF3 है। दूसरा कौन सा है? BF3 है। तो BF3 में क्या है? BF3 में आपके क्या होंगे कि 3 फ्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जो बोरोन है, तो बोरोन आपका जो इसके भाइतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ F ने बंध बना लिए। क्या क्या यहाँ पर जो F था उस F ने बंध बना लिए। बंध बनाने के बाद भी इसका जो अष्टक है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब कि बोरोन आपका पीरियोडिक टेबल में देखें तो तीसरे इसमें आपका जो थर्ड ए ग्रुप है उसका सदस्य है, और थर्ड ए ग्रुप का सदस्य होने के कारण इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? भाइतम कोष में इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे। उसी प्रकार से जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है भाइतम कोष के, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपके पीरियोडिक टेबल में 7A वर्ग का सदस्य है, तो इसमें आपके 7 इलेक्ट्रॉन ये थे, ये इसमें भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब फ्लोरीन का अष्टक पूर्ति के लिए क्या चाहिए था? उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और बोरोन के पास भाइतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन थे। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? बंध बना लिया। अब फ्लोरीन है उसका तो अष्टक कंप्लीट हो गया, लेकिन बोरोन है उसका भाइतम कोष में अभी क्या रहा? 6 इलेक्ट्रॉन ही रहा है। इसके भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रहा, तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर कौन देगा? देखो ये आपका NH3 है, तो इसके पास क्या बचा हुआ? इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को इसको क्या करेगा? दान करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा, और ये इसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। तो उस स्थिति में ये आपका NH3 किस प्रकृति का हो गया? क्षार प्रकृति का हो गया। और ये जो आपका है BF3 ये किस प्रकृति का हो गया? अम्लीय प्रकृति का हो गया। किस प्रकृति का हो गया? अम्लीय प्रकृति का हो गया। तो जब इन दोनों की परस्पर क्रिया होगी, तो क्रिया होने पर इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ये दान करेंगे, तो दान करने से यानी पूरा एक जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो उससे क्या होगा? इसके बीच में उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। कौन सा बंध बन जाएगा? उपसहसंयोजक बंध। मतलब ये आपका क्या है? NH3 प्लस में क्रिया जब करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा BF3 को, तो उस समय क्या करते हैं? इसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। उपसहसंयोजक जब बंध बनता है तो उसमें तीर के चिन्ह के द्वारा, किरण के द्वारा इसको दर्शाते हैं कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए?
किसको दे दिए, BF को दे दिए। ये यहां पर ये जो बंध बना है, ये बंध कौन सा है, उपसह संयोजक बंध है। कौन सा बंध है, उपसह संयोजक बंध है। उपसह संयोजक बंध के कारण इसने इलेक्ट्रॉन दान किए और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो देने वाला यहाँ आपका इसकी प्रकृति क्या क्षार की है और उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, अम्लीय प्रकृति है। तो ये आप यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका, लुईस क्षार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लुईस क्षार। और ये क्या कहलाएगा, ये लुईस अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। तो इस आधार पर अपन लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषित कर सकते हैं कि कौन सा लुईस अम्ल का होगा और कौन सा लुईस क्षार का होगा। तो उसमें आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास है, कौन किसको ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने पर उपसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, तो देने वाला आपका लुईस क्षार होगा और लेने वाला क्या होगा, लुईस अम्ल होगा। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म कि अम्ल है वो किस प्रकार की रासायनिक गुण दर्शाते हैं। तो इसमें एक एक करके आपको पढ़ना है। सबसे मैं पहले बता रहा हूं आपको कि जो अम्ल है, अम्लों की धातु के साथ क्रिया, कि अम्ल है वो धातु के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें एक लाइन नोट कर लो, अम्ल सक्रिय धातु के साथ, अम्ल सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये आपका कोई धातु ले लेता हूं, धातु है प्लस अम्ल, दोनों की क्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो एक तो क्या बनेगा, यहां पर लवण बनेगा और प्लस में यहां पर क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, Zn प्लस H2SO4, इनकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो ZnSO4 प्लस का क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। ठीक है, तो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, पहली क्रिया। दूसरी है, अम्ल जो भी आपके हैं, इन अम्लों की यदि आप धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं, अम्लों की, अगला लिखो, अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया या विक्रिया। ठीक है, अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ, यहां पर जो धातु ऑक्साइड है उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है, याद रखना, ये क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं ये धातु ऑक्साइड, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्रिया करवानी किसकी, अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ। तो जैसे आपका है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया करो तो किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बना लेगा ये, CaCl2 प्लस का H2O बना लेगा। MgO प्लस HCl है, क्रिया करेगा, Mg प्लस Cl2 प्लस का क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो कोई भी जो अम्लीय पदार्थ है, उस अम्लीय पदार्थ की यदि आप अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्रिया करवाने पर लवण और जल का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, वो प्रकृति यहाँ पर क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति होगी।